हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पर जैसा कि कल की जो क्लास थी वहाँ पे मैंने हिंदी के आपको काव्यांश कराए हुए थे, क्योंकि ये जो है आपके बेसिकली जब हिंदी आपकी आती है जहाँ 30 नंबर की वहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सुपर टेट की, सुपर टेट में क्योंकि सिर्फ 20 नंबर की ही हिंदी आती है तो वो 20 नंबर भी कम नहीं होते हैं। तो वहाँ पे अगर आते भी हैं तो 2-4 लाइन रहती है, यानी कि काव्यांश टाइप के ही आते हैं, कोई बड़े बड़े गद्यांश पद्यांश नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा 2-3 दिन कंटिन्यू कर लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेस्ट हो जाएंगी। आज हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, देखेंगे हम यहाँ पे 2 पद्यांश। स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और लाइक एंड शेयर अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर करिएगा। तो देखिए, जब कभी भी आप कोई गद्यांश पद्यांश सॉल्व करते हैं हमेशा आपको पहले क्वेश्चंस को स्कैन कर लेना होता है। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें स्कैन नहीं भी करेंगे तो बन जाएगा, फिर भी आप स्कैन कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। स्कैन मतलब अपनी आंखों से एक सरसरी नज़र डालना जिसे कहते हैं, वो करना है आपको। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि, यानी कि जो जहाँ पे इच्छा वाली बात होगी उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, इस बात पे फोकस करिएगा जब आप पढ़िएगा काव्यांश को। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, ये तो हम जब कविता पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये हमने 4 क्वेश्चन इसके देख लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम ध्यान से रीड करेंगे। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। क्या इच्छा जगी है कि हम कुछ कर दिखाएं, क्वेश्चन था ना इससे रिलेटेड। एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। सूखे पत्तों पर बरसों बाद बसंत ऋतु आई है, फोकस करिएगा इस पे। विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। विचार रूपी कलियां कैसी विचार रूपी हैं, उस पे बस बहार खिलाई है। गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। इच्छा क्या जगी है कि हम कुछ कर दिखाएं और अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। बहुत ही छोटी सी कविता थी, इसको पढ़ के, और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद ना होगा। तुरंत आ जाते हैं प्रश्नों पे, फटाफट से आंसर देखेंगे। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि क्या, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। हम कुछ कर दिखाएं, ये इच्छा उत्पन्न हुई है, मतलब कुछ काम करने की। और जाहिर सी बात है, कुछ कर दिखाना मतलब ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली अब किसी ने खाना पका लिया, किसी ने झाड़ू लगा लिया तो उसको कह दिया कि इसने कुछ कर दिखाया। नहीं, जब कुछ महत्वपूर्ण किया तो आदमी कहता है कि अरे उसने देखो ये कर दिखाया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला प्रश्न देखेंगे। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो यहाँ पे मैंने फोकस थोड़ा सा करवाया था आपको, ठीक है, गेस कर लीजिए आराम से। तो विचार रूपी कलियां थी ना, ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है विचारों की कलियों पर। इसी के साथ बढ़ लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, या शुष्कता के? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा गेस करना। सूखे पत्ते, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। ये चारों लाइन को ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा कि सूखे पत्ते किसका प्रतीक हैं। क्योंकि विचार रूपी कलियां कहाँ खिलेंगी, विचार की कलियां कहाँ खिलेंगी, सोचिए थोड़ा। जाहिर सी बात है, विचार हमारे मन में आते हैं। तो यहाँ सूखे पत्ते जो हैं वो मन के सूनेपन का प्रतीक हैं। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, या विचारों की गंभीरता? गहनता की फसल नहीं याद आ रहा तो लाइन याद दिला दूं, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। तो कहाँ मन की बात हो रही है, मन के सूनेपन पे बसंत ऋतु आने की बात हो रही है, विचार रूपी कलियों की बात हो रही है, उस पर गहनता आ गई है, तो यानी विचारों में परिपक्वता आ गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए। जब कभी भी आप पद्यांश वगैरह सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है उसका सेंस समझ पाना।
वही मेन चीज़ हो जाता है, उसका भावार्थ समझ पाना। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, पहले इसके भी हम प्रश्न स्कैन कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी कविता है, एक बार पढ़ेंगे बन जाएगी। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, जहाँ पे ये व्यर्थ जीवन की बात आएगी उस पर ध्यान दीजिएगा। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है वो ध्यान देना है, कायर किसके लिए मेन बोला गया है। पाहन शब्द का पर्यायवाची, तो ये तो ग्रामर है, व्याकरण है, इसका ज़्यादा जो भी व्याकरण के प्रश्न आते हैं बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता, संबंध इतना ही होता है गद्यांश पद्यांश से कि वो उसमें वो शब्द प्रयोग किए गए रहते हैं बस। बाकी तो आपको व्याकरण का ज्ञान होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने ऐसा क्यों कहा। ये हमारे 5 प्रश्न इस कविता के लिए हैं। चलिए आ जाते हैं फटाफट से। ओके, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार पटक मत माथा यानी सिर मत पीटो, पैर से ठोकर मारो, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ पंक्तियां हैं, इन्हीं में से आपको सारे उत्तरों को फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण करने की, रुकावटों को ठोकर मारने की, या कुछ भी न बनने की। क्या बोलता है कि ठोकर मार पटक मत माथा यानी सिर मत पीटो, ठोकर मारो, जो भी दिक्कतें हो मुसीबतें हो लाइफ में उसको लेकर अपना सिर मत पीटो, उसको लेकर उसको ठोकर मार दो और साइड कर दो और आगे बढ़ो, ये कहना चाह रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। ऑप्शन नंबर सी, रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारना। अब यहाँ पे एक लाइन थी, ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। तो ले देकर जीने का मतलब क्या हो जाता है कि एक समझौता जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। खून पसीना तो मेहनत वाली बात हो जाती है, रुकावट को ठोकर मारना इसका यहाँ पे सेंस नहीं बनता। आदर्शवादी में हो जाता है कि बिना लिए है ना अपने उस पर जीवन को जी पाना। तो ले देकर मतलब कि हो गया किसी तरह से चलाना, कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। समझौतावादी जीवन को कवि ने व्यर्थ माना है कि ले देकर जीना क्या जीना, वेस्ट है एकदम, है ना। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, सहज, समझौतावादी, चालाक, दुष्ट। अब देखिए आपका लाइन जो स्टार्ट हुआ था कविता का वही हुआ था कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो यहाँ पे समझौतावादी ही सही उत्तर है क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि जो हमने पिछले प्रश्न में देखा कि ले देकर जीना क्या जीना, माथा मत मत पटको, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रही है। अगम के आंसू कब तक पीना है मतलब कि कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करके कि वैसे समझौते वाली ज़िंदगी जीते रहोगे। तो यहाँ पे कायर का सेंस वही यूज़ हुआ है कि कुछ भी बनो पर कायर मत बनो। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। अब अगर कविता की बात करते कि पाहन शब्द कहाँ पे आया है तो था तेरी राह रोकते पाहन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पत्थर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। राह कौन रोकेगा मतलब रास्ते में जो पत्थर आ रहे हैं, अब सही सही के पत्थर नहीं यानी रुकावटें आ रही हैं जो, उसको यहाँ पे उस सेंस में यूज़ किया गया है। लेकिन पाहन का पर्यायवाची जो होता है वो होता है पत्थर, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देख लेंगे। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। कुछ भी बनना आसान है क्योंकि इसलिए कहा कि भाई कायर बनना बहुत कठिन है, तो कुछ भी बन जाओ जो ईजी हो। कुछ भी बनना मुश्किल है यानी कि कुछ भी बनना थोड़ा मुश्किल है, तो कवि मोटिवेट कर रहा है कि जो मुश्किल है वो बनो। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए कवि कहता है भाई कायर मत बनो, व्यर्थ मत करो अपना जीवन, कुछ भी बन जाओ पर कायर मत बनना। कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता, तो इसलिए कवि कह रहा है कि कायर बन जाओगे तो अच्छे नहीं रहोगे, सब लोग पता नहीं क्या कहेंगे, तो मत बनो कायर, कुछ और बन जाओ, ऐसा कह रहा है। अब बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है क्योंकि वो सिर्फ समझौते करके किसी तरह से अपना जीवन यापन मतलब जीवन चला लेता है, हो गया, लेकिन उस जीवन में वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, कुछ विशेष नहीं कर पाता है और अपनी खुशी से जी भी नहीं पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पे, कायर मनुष्य का जीवन
व्यर्थ है, इसलिए कवि ने कहा है कि वही कुछ भी बनो, बस कायर मत बनो, यानी अपना जीवन व्यर्थ मत करो, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सेशन 2 पद्यांश का था हिंदी के। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।